हेलो फ्रेंड्स, मैं संजय वर्मा अपने यूट्यूब चैनल वर्मा मैथमेटिक्स पॉइंट पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज कक्षा 10th का त्रैमासिक परीक्षा 2022-23 गणित का पेपर था। तो आइए उस पेपर के सॉल्यूशन को जानते हैं कि हम कितने नंबर लेके आए हैं, कितने नंबर हमारे आने वाले हैं। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए इस पेपर को हम सॉल्व करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है हमारा, सही विकल्प चुनिए। सही विकल्प चुनिए में पहला है 12 और 15 का एचसीएफ होगा। तो 12 का क्या हो जाएगा 3 इंटू 4 और 15 का हो जाएगा 3 इंटू 5। ठीक है ना। तो दोनों में कॉमन क्या आ गया 3, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा 3। हमारा ए वाला आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, यदि द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यक अल्फा और बीटा हैं तो अल्फा प्लस बीटा तो मतलब शून्यों का योगफल होगा हमारा -b/a। सी आंसर आ जाएगा -b/a। अगला प्रश्न है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो रैखिक समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 का, अच्छा ये कंडीशन देख के कैसी लग रही है, ये कोई हल नहीं होगा कि लग रही है। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा बी वाला, कोई हल नहीं होगा। अगला प्रश्न है चौथा, यदि द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल समान होते हैं तो विभक्तिकर का मान क्या होता है, तो विभक्तिकर का मान 0 होता है। डी का मान क्या हो जाता है, डी बराबर 0 हो जाता है, विभक्तिकर का मान 0 हो जाता है। तो पहला वाला आंसर आ गया। अगला है 10 7 4 डैश का 30वां पद होगा तो हमारा ए का मान कितना हो गया 10, ठीक है ना। और डी का मान हो गया 7 - 10 तो हो गया -3। और 30वां पद निकालना है तो ए 30वां पद क्या होगा a प्लस 29 डी। तो ए का मान हो गया 10 प्लस 29 इंटू डी का मान हो गया -3। -3 को 29 में गुणा किया -87, -87 में 10 गया -77। तो आंसर आ गया हमारा सी वाला। क्या आंसर आ गया, आंसर आ गया सी वाला -77। अगला प्रश्न है, दो समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात 4:9 है और तो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात जैसे ABC का अनुपात अपान त्रिभुज DEF, एरिया ऑफ DEF का अनुपात, एरिया है दोनों का क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो संगत भुजा कौन सी, 4 और 9, तो इनका वर्ग क्या हो जाएगा 16/81। आंसर आ जाएगा 16/81, डी वाला आंसर। क्या आंसर हो जाएगा, डी वाला आंसर। आइए देखते हैं हम दूसरा प्रश्न, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। √2 एक संख्या है, परिमेय की अपरिमेय, तो आंसर आ जाएगा अपरिमेय। द्विघात बहुपद में शून्यकों की अधिकतम संख्या कितनी होती है, द्विघात है इसलिए शून्यकों की संख्या 2 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 2। समीकरण 2x प्लस वाई बराबर के में यदि x बराबर 2, x की जगह 2 रख दें और y की जगह 1 रख दें तो k का मान 2 दूनी 4 ने कितना हो गया 5। तो k का मान क्या आ जाएगा हमारा, k का मान आ जाएगा 5, ठीक है ना। k का मान 5 हो जाएगा। एक समीकरण px बराबर 0 जहाँ px घात 2 का बहुपद है, घात 2 है, द्विघात बहुपद है हो तो समीकरण क्या कहलाएगी, वो द्विघात कहलाएगी, द्विघात समीकरण कहलाएगी। यदि ABC समांतर श्रेणी में है, ABC समांतर श्रेणी में है तब B देखना, ABC समांतर श्रेणी में है तब B क्या होगा, A और C का समांतर माध्य होगा। क्या होगा हमारा, समांतर माध्य, जो कि लिखा है यहाँ पे समांतर माध्य। अगला है, समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं अनुपातिक होती है, समानुपातिक होती है, ठीक है ना। तो आंसर आ जाएगा समानुपातिक। आइए अब तीसरा प्रश्न है हमारा, सही जोड़ी बनाइए, मिलाइए। 9 और 27 का एलसीएम देखना, 9 और 27 का एलसीएम निकाले हम तो इसको 9 से लगा दिए, 9 एकम 9, 9 तिया 27 और 3 से लगा दिया ये तो 9 तिया 27। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा हमारा 27, ठीक है ना। रैखिक बहुपद की घात 1 होती है, सभी जानते हैं। यदि x प्लस 2y प्लस 3 बराबर 0 में x का मान 0 हो, x का मान 0 रख दें, देखना यहाँ x का मान 0 रख दिया, 2y प्लस 3 बराबर 0 तो 3 उधर गया तो -3, 2y इक्वल टू -3, ठीक है ना। तो y बराबर -3/2, तो इसका आंसर आ जाएगा -3/2। देखना कौन सा है, एक बार फिर देखते हैं। पहले वाले का तो आ गया 27, दूसरे वाले का रैखिक बहुपद का घात 1 और इसका आ गया -3/2। द्विघात समीकरण x स्क्वायर -1 बराबर 0 के मूल हैं तो देखना क्या करें, x स्क्वायर -1 का स्क्वायर करते बराबर 0 तो a स्क्वायर -b स्क्वायर, तो a -b और a प्लस बी, x -1 और x प्लस 1 दोनों को उधर रह जाएंगे, एक तो प्लस का 1 मिल जाएगा, एक माइनस का 1 मिल जाएगा। तो आंसर आ जाएगा हमारा ये वाला। समांतर श्रेणी का nवां पद, समांतर श्रेणी का nवां पद क्या होता है, an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, ये आंसर हो जाएगा। सभी वर्ग होते हैं समरूप, ये वाला आंसर हो जाएगा। सभी वर्ग कैसे हो जाते हैं, समरूप। तो देखना क्या है, nवां पद के लिए ये हो गया, सभी वर्ग होते हैं समरूप, ठीक है ना। अगला प्रश्न है चौथा प्रश्न,
चौथा प्रश्न है, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखिए। यदि किसी द्विघात समीकरण के विविक्तिकर का मान ऋणात्मक हो, विविक्तिकर का मान क्या हो, ऋणात्मक, मतलब d इज लेस देन 0, d छोटा है 0 से, d छोटा है 0 से, तो क्या हो जाएगा, वियुक्तिकर का मान ऋणात्मक हो, उस समीकरण के मूलों की प्रकृति कैसी होगी, अवास्तविक। अवास्तविक, मान लो किसी ने अवास्तविक लिख दिया, किसी ने काल्पनिक लिख दिया, किसी ने अधिकल्पित लिख दिया, सभी के सही हैं, तो क्या हो जाएगी, काल्पनिक हो जाएगी। क्या हो जाएगी, काल्पनिक या अधिकल्पित या अवास्तविक, वास्तविक नहीं होंगे, ये सब लिख सकते हैं। AP 4, 6, 8 डेज 40 में पदों की संख्या देखना, तो AN का मान कितना हो गया, 40, ठीक है ना। अब सूत्र हमारा ये लिख दे, डायरेक्ट सूत्र में वैल्यू पुट करूँ, 40 बराबर ए का मान कितना 4 प्लस n-1 इंटू डी का मान 6 में से 4 गया 2, ठीक है ना। तो 40 में से 4 गया 36, डायरेक्ट लिख दिया, 36 को 2 से डिवाइड कर दिया 18 इक्वल टू n-1, और ये 1 इधर आया तो n का मान हो गया 19। कितना आ गया इसका मान, 19, इसका मान आ जाएगा 19, ठीक है ना। अगला है, क्या भुजाओं 6, 8 और 10 से निर्मित त्रिभुज समकोण त्रिभुज होगा। बिल्कुल सत्य है, क्योंकि 6, 8 और 10, सबसे बड़ी भुजा 10 है, यहाँ 6 कर दो, 8 कर दो, किसी को भी उल्टा पलटी कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। त्रिभुज ABC में हम यदि पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो वो त्रिभुज हमको क्या मिलेगा, वो दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होता है। मतलब ऐसा लिख देंगे, 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर बराबर 10 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो 6 का हो गया 36, 8 का 64 बराबर 100, ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा, 36 प्लस 64 बराबर 100, ठीक है ना। दोनों को जोड़ देंगे तो 100 बराबर 100, तो समकोण त्रिभुज होगा। पाइथागोरस प्रमेय का कथन लिखिए। तो पाइथागोरस प्रमेय का कथन क्या होगा, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो अर्थात क्या लिख दें, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है ना। इस तरह से हम कर सकते हैं। कैसे बोलेंगे, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, बिंदु 1, 2 और 3, 4 को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु के निर्देशांक होंगे। देखना, मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालना है, जैसे ये A हो गया, ये B हो गया, तो ये C का निकालना है। तो ये 1, 2 है, ये 3, 4 है, ठीक है ना। तो क्या होगा, सूत्र क्या बनता है, x निकालने का, x बराबर x1 प्लस x2/2, तो 1 प्लस 3 4/2, और y निकालने का क्या हो जाएगा, 2 प्लस 4 2 प्लस 4/2, मतलब 6/2। तो यह आंसर आ जाएगा 3 और ये आंसर आ जाएगा 2, तो आ जाएगा 2, 3। मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, 2 और 3, ठीक है ना, ये हो जाएंगे। अगला है, किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ये हैं, तो उसके केंद्र के निर्देशांक क्या होंगे। देखना, त्रिभुज के शीर्ष ये हो गए A, ये हो गया B, ये हो गया C। तो शीर्ष के निर्देशांक निकालने के लिए क्या हो जाएगा, केंद्र के निर्देशांक निकालने के लिए x बराबर x1 प्लस x2 प्लस x3/3, तो 4 प्लस 2 प्लस -3, तो कितना हो गया, 4 2 6, 6 में से 3 गया, 3/3। नीचे क्या आ जाएगा, 3 संख्याओं को जोड़ना, 3 आ जाएगा, तो 1, x का मान कितना मिल गया, 1। ऐसा y का निकालें तो कितना हो जाएगा, 3 -3 और कितना है 5, ठीक है ना, ये कट गया, तो ये 5 बट्टा कितना है 3, तो आंसर आ जाएगा 5/3। तो केंद्रक के निर्देशांक क्या आ जाएंगे, केंद्रक के निर्देशांक आ जाएंगे 1,5/3, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, सत्यासत्य। एक प्राकृत संख्या का अभाज्य गुणनखंड उसके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए अद्वितीय होता है। बिल्कुल सत्य। ax + b = 0 एक द्विघात समीकरण है। असत्य, द्विघात नहीं है, एक घातीय रैखिक समीकरण ही है। यदि एक त्रिभुज के दो कोण एक अन्य त्रिभुज के क्रमशः दो कोणों के बराबर हो, तो तीसरा कोण अपने आप बराबर हो जाता है कोण समरूपता से, ठीक है ना, कोण समरूपता से। बिल्कुल सत्य है। किसी बिंदु का भुज मतलब x 0 है और कोटि 3 है, x 0 और कोटि 3 है, तो ये x अक्ष का समीकरण है, क्या x अक्ष पर स्थित होगा, गलत, ये y अक्ष पर स्थित होगा, ठीक है ना। यदि किसी बिंदु के p के निर्देशांक 2, 5 हो, तो 5 को p का भुज कहते हैं, गलत, 5 को कोटि कहते हैं, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। मूल बिंदु से बिंदु xy की दूरी √x² + y², बिल्कुल सत्य है। अगला प्रश्न है, 156 को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखो। तो यह संख्या 4 की पावर n का कर दो, 4 की पावर n का क्या हो जाएगा, इसको फैक्टर कर दें, 2 की पावर n। तो यहाँ क्या लिख देंगे, यहाँ 4 के गुणनखंड में 5 नहीं आता है, इसलिए संख्या 4 की पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं होगी, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, बिल्कुल ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसका एचसीएफ दिया है। एलसीएम निकालना हम जानते हैं कैसे निकलेगा। दो संख्या एलसीएम और एचसीएफ का फार्मूला क्या होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। तो ये आ गया 306 × 657 = 9 × एलसीएम, ठीक है ना,
ये डायरेक्ट बता रहा हूँ मैं। 9 इसके नीचे ले जाएंगे, यहाँ से कट जाएगा, और 9 से इसको काट देंगे 34 बार, ठीक है ना। और 34 का गुणा 657 में करेंगे 22,338, इस तरह से आंसर आ जाएगा। अगला है बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्य होंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्य क्या हो जाएंगे, एक्स बराबर प्लस माइनस रूट 3। इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है, इस तरह से हो जाएंगे 3। और आगे एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8 के शून्यों को गुणनफल, शून्यों को गुणनफल होता है c बाई ए। तो यहाँ c का मान 8 और a का मान 1, तो 8/1 मतलब 8, शून्यों का गुणनफल कितना हो गया 8। अगला है 3 बल्लों तथा 6 गेंदों की कीमत 3900 रुपये है तथा एक बल्ले में 3 गेंदों की कीमत 1300 रुपये है। बीजगणित समीकरणों का निर्माण कीजिए। तो 3 बल्ले, मान लिया बल्ले की कीमत x है और गेंदों की कीमत y है, तो 3x प्लस 6y और एक बल्ला मतलब x प्लस 3y बराबर इसकी 3900 है, इसकी 1300 है। ये दोनों समीकरण हो गई, ये आंसर आ गया। अगला है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के उदाहरण लिख लीजिए जिनके द्वारा निरूपित रेखाएं समांतर हो। तो कैसी लिख दो, यहाँ 2x प्लस 3y इक्वल टू या -6, और यहाँ लिख दिया 4x प्लस 6y इक्वल टू -15, ठीक है ना। तो ये बराबर आ जाएगी, तो रेखाएं कैसी हो जाएगी, ये नॉट इक्वल टू आ जाएगी, तो क्या हो जाएगी, रेखाएं समांतर हो जाएगी। अगला है जांच की द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तो देखना है, यहाँ x की घात 3 है और यहाँ भी x की घात 3 है, तो ये द्विघात समीकरण बन जाएगी द्विघात समीकरण, क्योंकि x की घात 3 से x की घात 3 कट जाएगा, बच जाएगा x स्क्वायर, तो द्विघात समीकरण बन जाएगी। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल x 306 है, तो हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। तो क्या है, x और x प्लस 1 के वर्गों का योग। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, ठीक है ना। तो हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है, 306 है, तो हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है, ठीक है ना। दो क्रमागत धनात्मक, अच्छा ये x और ये x प्लस 1 का गुणनफल कितना है 306। बस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर 306 इक्वेशन बन जाएंगी, उसको सॉल्व कर देंगे। समांतर श्रेणी का पहला पद -2 और d2 है, तो अगले चार पद हो जाएंगे ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। बस वैल्यू पुट कर दे, आंसर आ जाएगा। ए का मान -2 हो गया, या -2 प्लस 2 ये 0 आ जाएगा, और ये 2 दूने 4 हो जाएगा, 4 में 2 जाएगा तो 2 आ जाएगा, ठीक है ना। ये कितना हो जाएगा, ए प्लस 3d का, ए प्लस 3d कितना हो जाएगा, 3 दूने 6, 6 में से 2 गया तो कितना आ जाएगा 4, तो आ जाएगा -2, 0, 2 और 4, ठीक है ना। इस तरह से 5 के प्रथम 10 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। 5 के प्रथम 10 गुणजों का योग ज्ञात करना है, तो ये 5 से चालू हुआ 10, 10 या आखिरी में 50 आ गया। तो n बराबर देखना n/2, n का मान कितना है 10 गुणज लेना है, 10/2 2a, ए का मान कितना है 5 प्लस n-1, तो 10 - 1 9, और डी का मान कितना हो गया, डी का मान हो गया 5, तो ये हो गया 10 और 45 55, ये कट गया। 55 × 5 55, 25 का 5 है तो 2, 55 25 तो 27, 275 आंसर आ जाएगा 275। किसी समांतर श्रेणी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, ये 7 अधिक है, तो इसमें 7 जोड़ दिया तो इसका सारवंतर a प्लस 16d, 1 आ जाएगा, इसका बहुत बार कर चुके हैं, a प्लस 9d प्लस 7, ठीक है ना। ऐसे कट गया, 16 में से इधर 9 घट जाएगा तो 7d और बराबर 7 से डी से 7 से 7 कट गया, डी का मान कितना आ जाएगा 1, ठीक है ना। दो समांतर श्रेणी के अंत, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत सरल है। और 23 गुलाब पंक्ति है, तो एक सीरीज बन जाएगी। पहली क्यारी में 23 है, दूसरे में 21 है, तीसरे में 19 है, और ऐसे करते करते अंतिम पंक्ति में 5 गुलाब है। अंतिम पंक्ति में कितने 5 गुलाब के पौधे हैं। इस क्यारी में कुल कितनी पंक्तियाँ हैं, तो ए हो गया, डी हो गया, और कितने गुलाब हैं, तो एन निकालना है कितनी क्यारियाँ हैं, है ना, आराम से मिल जाएगा। और इसको करेंगे तो देखना ये थेल्स प्रमेय लग जाएगी, 1.5/3 और 1/EC, इसको पॉइंट हटा देंगे, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, इसको पलट देंगे तो इसी का मान कितना आ जाएगा 2, ठीक है ना। ऐसा कैसा दो समरूप त्रिभुजों के परिमाप, यहाँ परिमाप की जगह क्षेत्रफल होंगे, परिमाप की जगह क्या करते हैं हम क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफलों का अनुपात ये है, और उनकी एक भुजा 9 है, तो दूसरी भुजा क्या होगी, संगत भुजा की लंबाई होगी। दूसरी त्रिभुज की संगत भुजा की लंबाई मान लो कि ये बी, कुछ भी मान लिया अपन ने, त्रिभुज की भुजा यहाँ ए x मान ली, तो इसका स्क्वायर होता है, जैसे स्क्वायर हटेगा इसके ऊपर अंडर रूट हो जाएगा, ठीक है ना। तो अंडर रूट होगा तो यहाँ 15 बाहर नहीं निकलेगा, पहले तो 15 बाहर नहीं निकलेगा, तो 15 बाहर नहीं निकलेगा तो क्या करें, 15 की जगह भी कोई वैल्यू हो सकती है, ठीक है ना, 15 की जगह भी कोई वैल्यू हो सकती है, कि परिमाप नहीं है, क्षेत्रफल ही रहेगा, 15 की जगह कोई वैल्यू हो सकती है, तो इसका आंसर अलग आएगा फिर, ठीक है ना। इसका आंसर अलग आएगा, इसका 5 √ 15 बराबर 9/x, तो आ जाएगा 9 √ 15/5, तो आंसर आ जाएगा देखना x बराबर, तो ये 5 × 3 = 15, मतलब कितना हो जाएगा √5,
और ये √5 √3, √5 से √5 कट गया तो 9√5 बटा 9√3 बटा √5 आंसर आ जाएगा एक्स का मान, ये ऐसा आएगा। हो सकता है सवाल में कुछ मिस्टेक। अच्छा इसको देख लें, चलो अथवा वाला देख लेते हैं। एंगल ए बराबर 47, एंगल ई बराबर ये, तो सी का मान होगा। देखना इधर देखते हैं, एंगल बनाते हैं अपन, ये दो त्रिभुज बना दिए ABC और DEF, मान लो ये हो गया। एंगल ए 47 हो गया और एंगल ई कितना हो गया, ई यहाँ है 83, ठीक है ना। एंगल ई कितना हो गया 83। अब सी निकालना है, सी निकालना है हमको, तो ई कितना है 83 है, तो सी का मान ज्ञात कीजिए, सी भी कितना हो जाएगा 83 होगा ना। संगत कोण बराबर होते हैं, तो संगत कोण बराबर होते हैं तो ई का मान भी कितना हो जाएगा 83 हो जाएगा। अगला देखें, बीच की दूरी निकालना है, बीच की दूरी निकालना है 2 3 और 4 1, 2 3 और 4 1 की बीच की दूरी निकाले तो √(x2 - x1) और y2 - y1 का स्क्वायर, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, तो 4 - 2, 2 का स्क्वायर 4 और 1 - 3 - 2 का स्क्वायर भी 4, तो √8 हो गया। √8 का लिख दें 2 √2, ये दूरी आ गई, इकाई जो भी है। ए बी वृत्त का व्यास है, ए बी क्या है, एक वृत्त का व्यास है। इसमें ए का कितना है, देखना व्यास है जिसका केंद्र 2 3 है, 2 3 और बी का है 1 4, ये 1 4, तो ए का निकालना है। तो क्या हो गया, मान लो इसका XY मान लिया, तो x + 1 बटा 2 बराबर कितना है 2 3 है ना, ये 2 3 है बराबर 2, तो 2 दूनी 4, 1 उधर गया 3, तो x का मान आ गया 3 और y का कितना हो जाएगा y + 4 बटा 2 बराबर 3, तो 3 दूनी 6 और इधर आ गया x का, y का कितना आ गया 2, तो केंद्र के निर्देशांक कितना हो जाएगा 3 और 2, केंद्र के निर्देशांक कितना हो जाएगा 3 और 2। ऐसा कैसे शून्य और गुणांकों में संबंध बताना है, बिल्कुल सरल। ये सवाल देख लेते हैं उसका अथवा वाला। देखना यहाँ ए का मान हो गया 1, बी का मान हो गया -1 और सी का हो गया 1, और इसका हम लघुत्तम टाइप का ले लें तो अल्फा प्लस बीटा अपान अल्फा बीटा, शून्य को योगफल क्या होगा -b/a, तो b का मान -1 है तो ये 1 ही आ गया, 1/1 मतलब 1, और c/a तो ये भी 1, तो आंसर क्या आ जाएगा 1 आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है ना। दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 17 है और गुणनफल 72 है, बिल्कुल सरल है। XY में संबंध ज्ञात कीजिए, बिल्कुल कर सकते हैं क्योंकि इस पर हम इसको कर नहीं सकते इसलिए ये होगा नहीं यहाँ पे। अगला सवाल है हमारा 3:4 में विभाजित करती है, बिल्कुल ईजी है ये भी। कैसे देखना, ये सी, देखना सी ए बी को, ये ए है, ये बी है, ये 2 है, ये 5 है और ये बी कितना है, बी को मिलाने वाले रेखाखंड को विभाजित करता है, बी के निर्देशांक ज्ञात करो। अच्छा सी का है ना 3:4 में विभाजित करता है, बिल्कुल कर लेंगे। इसको भी थोड़ी सी जगह चाहिए कि यहाँ नहीं हो पाएगा, आराम से हो जाएगा। पर 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है, ये बिल्कुल सरल है। 510 और 92 के एचसी पर एलसीएम ज्ञात कर लो, और जो भी एलसीएम एचसी पाए इन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होना चाहिए, ठीक है ना। आगे प्रश्न है, ये प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, बिल्कुल इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे और एक इक्वेशन बना के इसको सॉल्व कर देंगे। इस वाले समीकरण का क्रॉस मल्टीप्लाई करके इक्वेशन बना के इन दोनों को सॉल्व कर देंगे। ये और इजी है, इसमें समीकरण क्या बन जाएगी, उसकी अनुपात आई है, ये उसका खर्च है, तो आई मान लिया x और खर्च मान लिया y, तो ये 4x बराबर 2000 बचाया उसने, ठीक है ना, 2000 बचा लिया। और ये क्या हो गया, तो 7x अनुपात उसकी आई और 3x उसका खर्चा है, 3y सॉरी y है ना, तो ये भी 2000 बचा लेता है। दोनों समीकरणों के दोनों को सोल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। इसको विलोपन विधि सोल्व करना है, बिल्कुल सरल है दोस्तों। इस तरह से हमने इस पेपर का सॉल्यूशन जाना। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको फटाफट मिलते रहें। हाँ दोस्तों, और आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको उसी से प्राप्त होंगे। थैंक यू, धन्यवाद।